हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम भवेश कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आधुनिक इतिहास। और आप लोग जानते भी होंगे कि आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से आता है। ये हम नहीं, शायद आप लोग ही जानते होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले हर एक छात्र जानते होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कितना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला आज टॉपिक होगा हम लोग का, आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। सबसे पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसका कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, अर्थव्यवस्थायिक रूप से कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, किस जगह से किसने नेतृत्व किया, इसका विस्तार कहाँ से हुआ, और इसका सेना का नेतृत्व किसने किया, किस जगह से सेना का नेतृत्व किसने किया, हम लोग इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इतिहास। इतिहास है क्या? आप लोग जानते होंगे कि इतिहास, आप सभी जानते होंगे कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास को 2 खंडों में बांटा गया है, एक बीसी और एक एडी। बीसी बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो जैसे कि 500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व, ये हो गया 500 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं हम लोग बीडी यानी ईसा पूर्व। और दूसरा है एडी यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कब शुरू हुई तो 5 ईस्वी में शुरू हुई, 10 ईस्वी में शुरू हुई, 15 ईस्वी में शुरू हुई। जैसे कि 1857 की क्रांति, इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 1857 की क्रांति को ये नहीं बोलेंगे 1857 ईसा पूर्व की क्रांति, इसको हम लोग बोलेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति या 1857 एडी की क्रांति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इतिहास क्या है? अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसका हम लोग 4 पक्ष देखेंगे। पहला सामाजिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष, और तीसरा राजनीतिक पक्ष, और अंतिम रूप से सांस्कृतिक पक्ष। इतिहास का लेखन, इतिहास का लेखन शायद आप लोग जानते होंगे इतिहास को किसने लिखा था। हेरोडोटस पहला व्यक्ति था, हेरोडोटस जिसने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। इनकी पहली पुस्तक हिस्टोरिका थी जो 500 बीसी में लिखी गई थी। अभी हम लोग चर्चा किए थे बीसी और एडी, तो वही बीसी मतलब ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व में हिस्टोरिका जो पुस्तक थी उसके लेखक थे हेरोडोटस, वो 500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। हेरोडोटस कहाँ के थे? ये प्रश्न एक बन सकता है कि इतिहास के जो लेखक लिखने वाले थे, लेखन प्रारंभ करने वाले थे, हेरोडोटस, वो कहाँ के थे? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसे कहा जाएगा? तो हेरोडोटस का इतिहास का पिता कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग भारत में इतिहास का सुव्यवस्थित लेखन कब हुआ। तो हम लोग बात करेंगे कि भारत में इतिहास का सुव्यवस्थित लेखन 11वीं या 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा किस पुस्तक में, क्वेश्चन बन सकता है, कल्हण के द्वारा किस पुस्तक में इतिहास का सुव्यवस्थित रूप से लेखन किया गया था? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला नंबर X, दूसरा नंबर Y, तीसरा नंबर Z, चौथा नंबर W। इसी में से आपको 1, 2, 3, 4 में से टिक आउट करना है। इसका आंसर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि इतिहास का सुव्यवस्थित लेखन 11वीं 12वीं सदी में कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक में किया गया था। किस पुस्तक में? राजतरंगिणी नामक पुस्तक में किया गया था। कल्हण ने इतिहास पर कश्मीर में राजतरंगिणी नामक पुस्तक का लेखन किया था। और उसके बाद आते हैं हम लोग इतिहास का आयाम या इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग, इतिहास का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? सवाल आपके मन में भी आता होगा, इतिहास जान गए क्या है, अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन आपसे पूछ देगा आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं? भौतिकी
भौतिकी क्यों पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इतिहास पे हैं तो इतिहास की चर्चा करते हैं, भौतिकी पे आएंगे तो उसका भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास का आयाम, हम जानते हैं कि इतिहास अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है, परंतु इतिहास के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। हम जानते हैं इतिहास अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है। इतिहास क्या है, इतिहास अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है, परंतु इतिहास के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला सकारात्मक पक्ष, ऑब्वियसली सी बात है, यदि किसी का सकारात्मक पक्ष होगा तो उसका नकारात्मक पक्ष भी होगा। नकारात्मक, न कि निकारात्मक, हमसे गलती हो गई। चलिए, पहला सकारात्मक पक्ष और दूसरा नकारात्मक पक्ष। तो अब हम लोग सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। इतिहास का सकारात्मक पक्ष अतीत के गौरवमय आयामों को बताता है। इतिहास का सकारात्मक पक्ष किसको बताता है, अतीत के, चलिए एक मिनट भाई साहब, सकारात्मक पक्ष, इतिहास का सकारात्मक पक्ष अतीत के गौरवमय आयामों को बताता है। दूसरा इतिहास का नकारात्मक पक्ष, ये हम लोग को बताता है अतीत की कमियों को उजागर करता है। ये हम लोग को क्या बताता है, ऑब्वियसली सी बात है, नकारात्मक यानी कमी को बताएगा। नकारात्मक पक्ष किसको बताता है, उसकी जो बुराई होती है, उसकी जो कमी होती है, उसकी जो खामी होती है, उसको निकालता है। अतीत की कमी को उजागर कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि पहले महिला पे कितना अत्याचार होता था, उसी सब के बारे में, अतीत की कमी के बारे में इतिहास का नकारात्मक पक्ष बताता है। जातिवाद, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि अभी के समय में भी आप लोग देख सकते होंगे, जातिवाद वाला। जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन, धार्मिक रूढ़िवादिता, सती प्रथा एवं महिला के शिक्षा पर रोक, ये भी बहुत बड़ी रोक है, महिला के शिक्षा पर रोक। और संक्षेप में कहा जा सकता है कि अतीत के जहां सकारात्मक आयाम है वहीं नकारात्मक पक्ष भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी सही बात है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अतीत के जहां सकारात्मक आयाम है वहीं नकारात्मक पक्ष भी है। हमें अतीत की कमियों से सीख लेकर भविष्य को सुखमय एवं उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अतीत से यानी पूर्व से सीख लेकर भविष्य के सुखमय उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात किए थे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है, किस समय से किस समय तक को प्राचीन इतिहास, कब से कब को मध्यकालीन इतिहास और कब से कब को आधुनिक इतिहास कहा गया है। तो ये बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना जो मेन टॉपिक है यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का समय है प्रारंभ से 712 ईसा पूर्व। नोट कर लीजिएगा भाई साहब, प्राचीन भारत का इतिहास है प्रारंभ से 712 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक, 712 ईसा पूर्व तक प्रारंभ से। और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि है 712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, यानी 712 एडी से 1757 एडी तक। 1757 मेरे भाइयों, 1857 मत सुन लीजिएगा आप लोग। मध्यकालीन भारत का इतिहास है 712 एडी से 1757 एडी तक। और आधुनिक भारत का इतिहास, इसका समय है 1757 एडी से 1947 एडी तक। 1757 एडी से 1947 एडी तक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का तो ये हो गया, इतिहास के कालखंडों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इतिहास क्या है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इतिहास के लेखक कौन है, इतिहास का पिता कौन है, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया। तो आते हैं आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति। और सब टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 1857 की क्रांति वो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का जिससे मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, इस चैप्टर से 1857 की क्रांति से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत अधिक मात्रा में आता है। तो पहला मेरा यही उद्देश्य था कि जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आता है उसको डील किया जाए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले मेरे भाइयों एवं दोस्तों, हम एक नहीं दो लाइन कहना चाहेंगे जिसे आप लोग कुछ गौर से सुन लीजिएगा। और ये लाइन, शायद इस लाइन सुन से आप मोटिवेट जरूर होंगे। तो ये लाइन थोड़ा गौर से सुनिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग,
गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं मेरे दोस्तों। इसीलिए आज से आप लोग गठ बांध लीजिए कि हम जो करेंगे मन से करेंगे, दिल से करेंगे और हमने जो सपना देखा है उसे साकार करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। तो इसको हम लोग आपको बता दें कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। आप लोग जानते होंगे या कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो 1857 का विद्रोह, सबसे पहला प्रश्न उठेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। 1857 विद्रोह होने के पीछे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बहुत से विद्वानों का अलग अलग कारण है। लेकिन हम लोग जहां तक जानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था उसका मेन कारण था, यह था एक सैन्य विद्रोह। ये आप लोग भी जानते होंगे। इसका मेन कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम धर्म को नष्ट करने के लिए वो जो राइफल था उसमें गाय और सुअर का चमड़ी यूज किया गया था, जो कि आप लोग भी जानते हैं गाय और सुअर के चमड़ा को यूज करने के कारण हिंदू और मुस्लिम का धर्म जो है वो भंग हो जाता। इसी धर्म को भंग करने के लिए अंग्रेजों ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया, जिसके विरोध में मंगल पांडे ने विरोध किया। और बहुत सी बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना ही था काफी है। 1800 से विद्रोह क्यों हुआ था? चर्बी युक्त मतलब गाय और सुअर का चमड़ा मिलाने के कारण कारतूस में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जिसका सबसे प्रारंभ हुआ था मंगल पांडे ने किया था। ये 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे और ये एक ऐसे नेता हुए, एक ऐसे विद्रोह करता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही मौत की सजा सुना दी गई इनकी। तो इसीलिए हम लोग इसका सबका आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आपको बता दें, इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्तों। ये लाइन जो है मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1857 का विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? 1857 के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ये मुगल के सबसे अंतिम शासक थे, जिनका नाम बहादुर शाह जफर और निक नेम कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय था। इनका शासन अवधि था 1837 से 1857 तक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो पहला क्वेश्चन यही था, इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1837 से 1857 तक। 1837 से 1857 तक। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका शासनकाल 1856 से 1862, 1856 से 1858, 1856 से 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त रहे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के ब्रिटिश वायसराय, मतलब ब्रिटिश वायसराय या भारत के ब्रिटिश वायसराय के रूप में बदल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के ब्रिटिश वायसराय के पद के रूप में कब बदला गया? तो इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे कि 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ। तत्पश्चात 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत के ब्रिटिश वायसराय कर दिया गया, जिसमें भी प्रथम ब्रिटिश वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक नियुक्त रहे। उसके बाद हम लोग आते हैं इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ भी चुका है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे। ऑब्वियसली सी बात है मेरे दोस्तों, जब प्रधानमंत्री का बात आता है तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हो या भारतीय प्रधानमंत्री हो, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि भारत के में बीजेपी का सरकार है। मैं किसी सरकार पे बात नहीं करना चाहता हूं, सॉरी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। बीजेपी का सरकार है और कुछ दिन पहले कांग्रेस का सरकार था। तो अभी जैसे कि बीजेपी का सरकार है तो ऑब्वियसली में सामने भी कोई दल होगा, जैसे कि सामने है कांग्रेस, जिसको हम लोग यूपीए के आधार पर जानते हैं, और बीजेपी को एनडीए के आधार पर हम लोग जानते हैं।
इसका कांग्रेस के संगठन है उसको हम लोग इंडिया नेशनल कांग्रेस के नाम से अब जानते हैं। तो वो वहां पे भी 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे। तो वहां में भी क्वेश्चन बनता है विरोधी दल का नेता कौन था। जैसे भारत में भी विरोधी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, वैसे भी वहां भी विरोधी दल के नेता कौन थे। तो विरोधी दल के नेता डिजरेली थे। ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों कई एग्जाम में। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे, तत्पश्चात विरोधी दल के नेता डिजरेली थे। चलिए अब आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे। 1857 के विद्रोह होने के समय हम लोग प्रधानमंत्री का बात कर लिए, भारत का गवर्नर जनरल का बात कर लिए, मुगल बादशाह का बात कर लिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनीसन थे। ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनीसन थे मेरे दोस्तों, जॉर्ज एनीसन, ये नाम याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे, जॉर्ज एनीसन थे। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश सेनापति कौन थे, न कि भारत के किसी राज्य के सेनाकर्ता कौन थे, न कि भारत के किसी राज्य से सेना का नेतृत्व ब्रिटिश के तरफ से कौन किए थे। ये चर्चा मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं इस विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे, तो यानी जॉर्ज एनीसन। लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। लेकिन अधिकतर आपको क्वेश्चन में आएगा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे। ऑप्शन में आपको कैंपबेल रहेगा, तो आपको टिक आउट करना है कैंपबेल। जॉर्ज एनीसन मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में रहता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैंपबेल आपको टिक करना है। चलिए अब यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, क्वेश्चन आएगा 1857 से विद्रोह के समय सबसे मजबूत पक्ष का क्या था, यानी भारत के तरफ से सबसे मजबूत पक्ष क्या था। इसमें हिंदू और मुस्लिम का एकता था। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में बहुत सा दुश्मनी मोल ले रहे हैं, लेकिन वहाँ 1857 के समय सबसे मजबूत पक्ष यदि कोई था तो वो था हिंदू मुस्लिम का एकता। ये क्वेश्चन आता है और आप लोग को याद भी हो गया होगा। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मेरे भाइयों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह बहुत से एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चपाती और लोटस। चपाती हम उसको बोलते हैं किसको, रोटी। चपाती और लोटस यानी कमल, रोटी और कमल था ऑप्शन में, लेकिन आएगा रोटी और कमल भी आ सकता है और चपाती और लोटस भी आ सकता है, या चपाती और कमल भी आ सकता है। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था चपाती और लोटस। फिर आया लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया। VBI लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, VBI लाइन है। लॉर्ड कैनिंग कौन था। 1857 के समय विद्रोह जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कार्यकाल 1856 से 1862। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल इनका 1856 से 1858। अब प्रथम भारतीय ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्यकाल 1858 से 1862। तो हम बात करते हैं अब लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के समय अपना आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था, तो इलाहाबाद को बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था ये हम लोग समझ गए थे पहले ही, थोड़ी सी लाइन में समझे थे, 2-4-5 पॉइंट में, आगे समझेंगे अच्छे से। और अभी हम लोगों ने समझा 1857 के विद्रोह का मुगल बादशाह कौन था, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, एक होता है ना टेलर, तो वही हम लोगों ने टेलर समझा है। अब हम लोग बात करते हैं उसका प्रकृति क्या थी, उसका स्वरूप क्या था, उसका नेचर क्या था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति, 1857 के विद्रोह का प्रकृति को लेकर सभी विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी कि भारतीय विद्वान का कहना अलग है, विदेशी यानी ब्रिटिश के विद्वानों को कहना अलग है। तो भारतीय विद्वानों की अलग अलग राय है, तो वहीं ब्रिटिश विद्वानों की अलग अलग राय है, वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के जो विद्वान थे, प्रमुख विद्वान, उनके राय क्या क्या हैं, जिसमें से प्रमुख भारतीय विद्वान के राय निम्न है। हमने यहाँ पे 6 विद्वान का नाम दिया है, 6 पॉइंट दिया है 6 विद्वान का नाम। आप 6 बहुत मैक्सिमम है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन आना रहेगा तो इसी 6 में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस 6 पॉइंट में से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। यदि 100 नंबर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है तो 1 नंबर,
यदि कोई एग्जाम 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर आना ही आना है। और कई बार तो इतना भी होता है कि मिलान करें टाइप पर दे देता है, और मिलान करें टाइप पर दे देता है, 4 लाइन दे देगा आपको, 4 सही कीजिएगा, जैसे बी.डी. सावरकर का नाम दे देगा, आर.सी. मजूमदार का नाम दे देगा, अशोक मेहता का नाम दे देगा, एस.एन. सेन का नाम दे देगा। इस समय जितना आप सही करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो शुरू करते हैं, प्रमुख भारतीय विद्वानों के राय क्या क्या है। तो सबसे पहली बात आती है 1857 का क्रांति जो था उसका सरकारी इतिहासकार, बहुत से इतिहासकार ने अपना अपना राय दिया, लेकिन सरकारी इतिहास के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। कौन हुए? एस.एन. सेन, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। तो यहाँ पर हमने पहले ही बात कर लिया, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, जिसमें कि हमने पहला नाम सुनिया एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन का मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं बी.डी. सावरकर। ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, इनका भी नाम आता है प्रमुख विद्वान के रूप में। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा, आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय एस.एन. सेन का क्या कहना था? तो हमने कहा कि 1857 ईस्वी के समय एस.एन. सेन का कहना था 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। और बी.डी. सावरकर का क्या मानना था? यह एक विद्रोह है जो कि सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आर.सी. मजूमदार का विद्रोह 1857 ईस्वी का विद्रोह का कहना था कि ये तो न राष्ट्रीय है, न प्रथम है, और न राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका का नाम तो बहुत बड़ा था, इनका का नाम तो बहुत बड़ा था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे विद्वान है, इनका रिस्पेक्ट हम लोगों को करना चाहिए। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो राष्ट्रीय है और न ही प्रथम और न ही स्वतंत्रता आंदोलन है। बी.डी. सावरकर जिन्होंने कहा था कि यह 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, संग्राम है, उसका इन्होंने विरोध किया। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। अब हम बात करते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति है। ये पॉइंट उस हिसाब से वीवीआई नहीं है, लेकिन इस पीडीएफ में जितना लिखा उसका वीवीआई यही है, लेकिन इसको एक लाइन हम लोग याद रखेंगे। रामविलास शर्मा का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक जन क्रांति था। अब बात करते हैं अशोक मेहता का क्या मानना था। अशोक मेहता साहब का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है। अशोक मेहता साहब का मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है। चलिए अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू साहब का मानना था कि यह कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों देख लिया कि भारतीय विद्वान के क्या राय हैं। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताइए मुझे, बी.डी. सावरकर का क्या मानना था? आप लोग कमेंट में बताएंगे बी.डी. सावरकर का क्या मानना था। बी.डी. सावरकर का मानना था कि
सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किनका है? बीडी सावरकर साहब का। और भारतीय 1857 का जो विद्रोह है उसमें से सरकारी इतिहासकार किनको नियुक्त किया गया था? तो आप लोग जवाब देंगे मेरे दोस्तों, एस.एन. सिंह साहब को सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका पुस्तक का नाम क्या था? 1857 नामक पुस्तक की इनकी रचना है। इनका क्या मानना था? तो 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों से, 1857 का विद्रोह न राष्ट्रीय है, न सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, न यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। यह किनका का नाम था? आप लोग का जवाब आना चाहिए आरसी मजूमदार का। तो चलिए हम लोगों ने भारतीय विद्वान के रूप में देख लिया। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी विद्वानों का मत 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या था। अंग्रेजी विद्वानों का मत 1857 के विद्रोह या 1857 का क्रांति का क्या था। तो सबसे हम बात करते हैं उस समय जो विरोधी दल के नेता थे उनका। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब अभी हंसी आ रही है, खैर छोड़िए ये बात। डिजरेली जो कि विरोधी दल के नेता थे ब्रिटिश के उस समय, और यहाँ ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पामरस्टन, लॉर्ड पामरस्टन जो कि प्रधानमंत्री थे, और विरोधी दल के नेता थे डिजरेली। इनका तो कथन आना सही बात है, आएगा ही आएगा, क्योंकि विरोधी दल के नेता थे। तो इनका मानना था कि 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किस अंग्रेजी विद्वान का मानना था कि 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था? आंसर आएगा आप लोगों का डिजरेली साहब का मानना था, जो कि 1857 के समय ब्रिटिश में विरोधी दल के नेता थे। चलिए अब अगला लाइन, किन वैज्ञानिक का मानना था? आप लोग ब्रिटिश लगा लेंगे अपने मन से, क्योंकि मैं ब्रिटिश विद्वान का बात कर रहा हूं। किन ब्रिटिश विद्वान का मानना था कि सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है यह 1857 का विद्रोह, 1857 का क्रांति? आपका जवाब आना चाहिए टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। ये लाइन जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस लाइन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, इस लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा। ये वीवीआई, एकदम वीवीआई लाइन है। थर्ड लाइन, जेम्स ओवरटन और डब्ल्यू टेलर। याद कर लीजिए, जेम्स ओवरटन, ओवरटर्न मतलब कोई चीज टर्न मारता है, ओवर करना है। ध्यान रखिए, लॉजिक से याद कीजिए किसी भी चीज को। ओवर टर्न, ओवरटर्न, 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 ऑटर्न, जेम्स ऑटर्न, जेम्स ऑटर्न। इसी तरह से याद कीजिए, ओवरटर्न यानी ऑटर्म, लॉजिक से याद कीजिए, याद हो जाएगा। जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर यानी डब्ल्यू टेलर, टेलर ट्रैक्टर, इस तरह से याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से याद किया था। जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर का क्या मानना था? जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह यानी 1857 का क्रांति यानी यह हिंदू और मुसलमानों के अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। ये वीवीआई लाइन है और ये कई एग्जामों में आ चुका है। किन वैज्ञानिक का मानना था कि 1857 का क्रांति हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है? तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला डिजरेली साहब, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आरसी मजूमदार, चौथा जेम्स ओवरटन यानी ऑटर्म या नहीं और डब्ल्यू टेलर। पहला डिजरेली साहब, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आरसी मजूमदार, या मैंने जो भी कहा था तीसरे नंबर पर उसको रख लीजिएगा, और आपसे ऑब्वियसली समझ गए तीसरा नंबर गलत होने वाला है। और चौथा जेम्स ओवरटन यानी ऑटर्म, जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर। तो आपका जवाब आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर 4 पे जो है वही मेरा सही उत्तर होगा, यानी जेम्स ऑटर्म और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जितना जोर जोर से जितना रिपीट कर रहा हूं शायद आपको सुनते ही याद हो गया होगा।
कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। मैं जितना रिपीट कर रहा हूं देख सकते हैं कितना घाम पसीना आ रहा है। हम लोग के भाषा में घाम इसको बोला जाता है, घाम, पसीना बहुत चल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1, किन ब्रिटिश वैज्ञानिक का मानना था कि 1857 का क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह है? आपका उत्तर आना चाहिए जोशों के साथ। डिजरेली साहब, यानी डिजरेली साहब नहीं लिखा रहेगा, डिजरेली। किन ब्रिटिश वैज्ञानिकों का मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है? आंसर आएगा जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। चलिए अब हम लोग चौथा लाइन पे चलते हैं। एली रीज, एली रीज का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। एली रीज साहब का मानना था, एली रीज साहब का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। चलिए भाई साहब अब हम पांचवा लाइन पे चलते हैं। पांचवा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, किस ब्रिटिश या किस अंग्रेज विद्वानों का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है? मैंने इसका जो टेलर बताया था आपको, उससे पहले 2-4 लाइन बताया था, उसमें सैनिक के बारे में बताया था। मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने ही 2 ब्रिटिश को गोली मारकर ये शुरू कर दिया था 1857 के विद्रोह। और 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले वो पहले इंसान थे जिनको ब्रिटिश के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था 10 मार्च को। तो इसीलिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ से सैनिककर्ता कौन थे और दिल्ली से कौन थे, मुगल बादशाह थे, जो भी थे, जहां जहां बिहार से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है। किनका कहा नाम था? तो जॉन सीले, यहाँ पे मिस्टेक है मेरे दोस्तों, जॉन सीले, JOHN, जॉन सीले। सिले मतलब सिलते हैं तो सिला जाता है, सिले ऐसे याद कीजिए, लॉजिक लगा, सिले हम लोग सिल दिए, मतलब सिलाई मशीन से सिल दिए, तो सिले। जॉन भूल जाएंगे तब भी चलेगा। जॉन का डॉन, मोटू पतलू देखेंगे तो जॉन का डॉन, यानी जॉन सिले। जॉन का डॉन में जॉन को सिल दिया जाता है मोटू के द्वारा, था जॉन सिले। और दूसरा नाम है मार्लेसन, जॉन सिले, मार्लेसन, ट्रेवेलियन। आपको यदि जॉन सिले याद हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, तो ये तीनों नाम एक ही साथ दिया रहता है। किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो वहां पे तीनों नाम साथ में दिया रहेगा। आज तक किसी एग्जाम में ये नाम दिया रहा है और ये अलग अलग दिया रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तीनों नाम साथ में दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो जॉन सिले याद रह जाएगा, तो ये दोनों मार्लेसन और ट्रेवेलियन आप लोग आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। जॉन सिले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह 1857 का क्रांति एक सिपाही विद्रोह है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिजरेली साहब का क्या मानना था, टी.आर. होम्स साहब का क्या मानना था, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, जो कि हम लोग टेलर ट्रैक्टर, ऑट्रम यानी ओवरटर्न, इसके माध्यम से समझा था जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर को। एली रीज साहब का क्या मानना था? इनका मानना था धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। फिर हम लोग सिले जॉन सिला, मतलब जॉन का डॉन में जॉन को सिल दिया था मोटू पतलू के द्वारा, तो जॉन सिले, उससे याद कर लेंगे जॉन सिले। मार्लेसन, ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था यह एक सिपाही विद्रोह है। हम लोगों ने तो ब्रिटिश के वैज्ञानिक का क्या मानना था और भारतीय वैज्ञानिक का क्या मानना था ये देख लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या कारण था, तत्कालिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सैन्य कारण क्या था। खैर इसमें भी समय है, अभी पहले हम लोग 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। उसके बाद ऊपर में हम जो लोगों ने लाइन लिखा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, बात करते हैं। उपर्युक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है, यानी ऊपर जो भारत के वैज्ञानिक थे, नीचे ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो मत दिया गया था उनसे यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज्यादा उचित है। क्योंकि हम पूछेंगे आपसे क्यों 1857 के विद्रोह को 1857 का क्रांति क्यों कहेंगे, तो इसका हम जवाब देंगे 1857 के विद्रोह को अलग अलग विद्वान के द्वारा अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है।
इसीलिए 1857 के 1800 विद्रोह को 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह में भारत ने अमूलचूल परिवर्तन यानी बड़ा परिवर्तन, भारत में अमूलचूल परिवर्तन यानी बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारतीय से यानी भारत से अंग्रेज कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अभी मैंने बात किया था लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, यहाँ पे देखिए आ गया ना। इस विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल मेरे दोस्तों क्या था, 1856 से 1862, जो कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनका गवर्नर जनरल थे जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। इनका कार्यकाल था 1856 से 1858। आप लोग पूछेंगे तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक के दौरान थे। तो उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद अमूलचूल परिवर्तन आया। बात कर रहे हैं यहाँ पे बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश कौन या ताज के शासन की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना इसीलिए ज्यादा उचित होगा क्योंकि इस विद्रोह से भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इस विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर 1858 में भारत का ब्रिटिश वायसराय के पद के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें पहला भारतीय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1858 से 1862 तक। और भारत में अंग्रेजी कंपनी का शासन समाप्त कर भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश कौन यानी ब्रिटिश ताज का शासन स्थापना हुआ। हम लोगों ने समझ लिया भारत 1857 का कारण क्या था, इसमें किन किन ने भाग लिया इस विद्रोह में। ये तो अभी हम नहीं बताएं किन किन ने भाग लिया, अभी हम बताए थे इस समय जो कि टेलर के रूप में हमने बताया था। मुगल बादशाह कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विरोधी दल के नेता कौन थे, वहां से सेनापति कौन था, हिंदू मुस्लिम इसका ब्रिटिश के खिलाफ हिंदू का विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस समय प्रतीक चिन्ह क्या था, चपाती और लोटस। मुख्यालय कहाँ बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद। उसके बाद हम लोगों ने प्रकृति समझा, जिसमें भारत के विद्वान द्वारा अलग विचार दिया गया है और अंग्रेजों के विभिन्न विद्वान के द्वारा विभिन्न विचार को दिया गया है। यही विभिन्न विचारों के तौर पर हम कह सकते हैं 1857 का विद्रोह 1857 का क्रांति था। इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके तौर पर इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ और भारत में अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन का शासन ला दिया गया। तो मेरे दोस्तों अब बचा कारण, जिसमें हम लोग बात करेंगे तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, विस्तार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्तार और नेतृत्वकर्ता, जो कि यहाँ से हम लोगों का टॉपिक जो है बहुत ही वीवीआई होने वाला है। इस सब से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। दिल्ली से किसने किया था, सैन्यकर्ता कौन थे, कानपुर से सैन्यकर्ता कौन थे, विद्रोह के नेता कौन थे, अवध से सैन्यकर्ता कौन थे, लखनऊ से कौन थे, फैजाबाद से कौन थे, झांसी से कौन थे, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो आज हम यदि इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको ही पता होगा एक दिन में ज़्यादा करना वो भी गलत हो सकता है और आप लोग भी पढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज यहीं पे समाप्त करने का सोचा है। तो आज हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। आज हम लोग छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इतिहास क्या है, अतीतों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आपके लिए होमवर्क रहेगा इतिहास क्या है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, 2 BD और AD, BC और AD। तो BC को क्या कहते हैं, AD को क्या कहते हैं, याद करके आना है आपको। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इतिहास को कितने पक्ष में हम लोगों ने समझा, 4 पक्ष में, 3 पक्ष में, 2 पक्ष में, 1 पक्षों में। आप लोग को याद करने के आना है और कमेंट बॉक्स में इसको बताना भी है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया इतिहास के पिता, इतिहास का लेखन किसने किया था। उसके बाद सुनियोजित ढंग से इनका लेखक किसने किया था और कहाँ किया था, किस राज्य में किया था, इस तरह से किस पुस्तक में किया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इतिहास कितने तरह के होते, वो बात किए थे, करेंगे नहीं किए थे। इतिहास कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न यानी आधुनिक। कितना से कितना काल था इसका, ये सब आप लोग याद करके आएंगे।
यदि आप लोग हमारे बात को नहीं सुने हैं तो कृपया वीडियो को पीछे करके रोक करके आप अच्छे से सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। वो तो खैर छोटी सी बात था, इसीलिए मैंने इसको PDF में नहीं दिया। बाकी जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके बाद मैंने टॉपिक दे दिया है 1857 का विद्रोह। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाते जाते आपसे कुछ बोलना चाहेंगे और अच्छे से सुनिएगा इस लाइन को। गिर उठ चल लगा दौड़ भाग, क्यों पड़े हो इस मोहब्बत की यार में, क्या पता नहीं तुम्हें, तुम्हारे पापा बैठे हैं ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में। इसी के साथ अपना बात खत्म करना चाहते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।